हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ मिश्रा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, इनको कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक बुकलेट है जो कि आपके लिए तैयार की गई है। इस बुकलेट को आप देख लें, ये इंग्लिश में है और साथ में ये हिंदी में भी है। ये बुकलेट मैं आपको अपने वेबसाइट पर, अपने गूगल प्रोफाइल पर और साथ ही साथ में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां पर जा कर के ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। बट ब्रीफली अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये पहला पेज है जिसमें थोड़ा मेरा डिटेल दिए गए हैं। अब हम वापस आते हैं, यहाँ पर कंटेंट क्या है वो मेंशन है। ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के, और क्या क्या कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से ये ओवर एक्टिव ब्लैडर ट्रिगर किया होता है, और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्रीफली ओवर एक्टिव ब्लैडर मैं आपको बता दूं क्या होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब होता है कि जब ब्लैडर नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव है। नॉर्मल कंडीशन में यूरिनरी ब्लैडर के दो काम होते हैं। एक होता है स्टोरेज, जिसमें यूरिन कंटिन्यूस किडनी से बन रहा होता है, वो धीरे धीरे ट्रिकल करके ब्लैडर में आता है और ब्लैडर उस यूरिन को कंटिन्यूसली वो एक्सेप्ट करता है और स्टोर करता है बिना ब्लैडर का प्रेशर इंक्रीज हुए। नॉर्मल कंडीशन में जब स्टोरेज टाइम में यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर 0 to 10 सेंटीमीटर वाटर होता है, चाहे तो अंदर का जो कलेक्टेड यूरिन का वॉल्यूम चाहे 50 ml हो या 200 ml हो या 300 ml हो। सो ब्लैडर में इकट्ठा होता यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद भी जो ब्लैडर की प्रेशर है वो मेंटेन रहती है। इसे बोलते हैं स्टेबल ब्लैडर। और जब ये ब्लैडर ये प्रेशर स्टेबल नहीं रख पाता है, ऐसे ब्लैडर को बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। दैट मीन्स आपका 50 ml यूरिन है, स्टेबल है, जैसे ही वो 100 ml होगा अनस्टेबल हो जाएगा, ब्लैडर कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और पेशेंट का यूरिन लीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो ये हुआ स्टोरेज फेज। इसके बाद आता है वाइडिंग फेज। वाइडिंग फेज क्या होता है कि जब ब्लैडर नॉर्मल कंडीशन में ब्लैडर कैपेसिटी फुल हो जाती है, नॉर्मल कैपेसिटी करीब 450 to 550 होती है, अप्रॉक्सिमेटली 500 आप मान करके चल सकते हैं। तो जब 500 ml की कैपेसिटी फुल हो जाती है, इसके बाद ब्लैडर के जो सेंसरी नर्व्स हैं वो ब्रेन में कमांड भेजते हैं कि बस कंप्लीट हो चुका हूँ, इसके आगे अब हम यूरिन नहीं स्टोर कर पाएंगे और हमें यूरिन पास करना है। फिर उस कंडीशन में ब्रेन स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको ब्रीफली बता दूँ। स्फिंक्टर्स बेसिकली ऐसे मस्कुलर कंटिन्यूस मैकेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से आपका यूरिन लीक नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। जैसे कभी आपने रियलाइज़ किया हो, आप जब नॉर्मल काम में लगे हुए हैं, चीज़ें कर रहे हैं, फिर आपका यूरिन क्यों नहीं लीक हो रहा होता है? उसका रीज़न दो होता है। एक तो ब्लैडर स्टेबल है, साथ ही वहाँ पर जो स्फिंक्टर्स हैं, जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं और वो यूरिन को लीक नहीं होने देते बिना आपको इन चीज़ों का रियलाइज़ हुए। सो इसे बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। ये ब्लैडर नेक के लेवल पर होता है। दूसरी होती है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स क्या होती है, कभी आपने रियलाइज़ किया हो जैसे आपका ब्लैडर फुल हो गया, अब आपका ब्लैडर चाहता है यूरिन पास करना, वो ब्रेन को कमांड दे रहा है कि फुल हो गए हैं, इसके बाद हम नहीं स्टोर कर सकते हैं, बट फिर भी आप उस यूरिन को थोड़ा और फर्दर रोक सकते हैं अगर आपको लगता है कि सूटेबल प्लेस नहीं है। ठीक है, तो ये कैपेसिटी एक्सटर्नल स्फिंक्टर की तरफ से आती है। सो स्टोरेज फेज के बाद जब ब्रेन स्फिंक्टर्स को इंफॉर्मेशन भेजता है या ऑर्डर करता है कि ओके अब आप रिलैक्स करें, और साथ ही जो ब्लैडर मसल्स को इन्फॉर्मेशन जाती है अब आप कंट्रैक्ट करें। सो ये बड़ी कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। ब्लैडर रिलैक्स होना शुरू होते हैं और ब्लैडर के मसल कंट्रैक्ट करना शुरू होती है, साथ में स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं और एक नॉर्मल वाइडिंग शुरू हो जाती है। तो ये होती है नॉर्मल कंडीशन जिसमें यूरिन कैसे स्टोर होता है और कैसे पास करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं, अब जब भी इनमें इनकोऑर्डिनेशन होगा तभी यूरिन की प्रॉब्लम शुरू होगी। सो अभी जो मैंने बताया उन्हीं के
डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर में यूरिन कंटिन्यूस कलेक्ट होता है। ये कंडीशन बताए जब आपका ब्लैडर फुल होता है, फिर यहाँ से नर्व फाइबर्स इंफॉर्मेशन भेजते हैं ब्रेन को, फिर वहाँ से जो वापस ब्रेन कमांड करता है मसल्स को, ब्लैडर की मसल्स को, कि आप जो है अब कंट्रैक्ट करें। फिर उसके बाद ब्लैडर की मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं। नॉर्मल कंडीशन इसमें बताई गई है। अब ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है, यहाँ नॉर्मल कंडीशन दिखाई गई है कि ब्लैडर कैपेसिटी फुल हो गई, उसके बाद ब्लैडर कंट्रैक्ट कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है, अभी यूरिन कम्प्लीटली फुल हुआ भी नहीं है, बट ब्लैडर की मसल ने स्क्वीज़ करना शुरू कर दिया। सिम्टम्स मैंने बता दिया है कि जब आपका ब्लैडर की फ्लिकरिंग शुरू होती है, बेसिकली होता क्या है कि जो स्टेबल ब्लैडर किसे कहते हैं, स्टेबल ब्लैडर उसको बोलते हैं जब इन स्पाइट ऑफ जितना अमाउंट यूरिन का हो, यूरिन ब्लैडर के अंदर का प्रेशर नहीं इंक्रीज होता है। बट जब ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि जैसे जैसे यूरिन बढ़ता रहता है, ब्लैडर अनस्टेबल होता है। जैसे मान लीजिए 50 ml यूरिन है, चीज़ें ठीक चल रही, जैसे ही 100 ml होगा ब्लैडर फ्लिकरिंग शुरू हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर के जो प्रेशर हो 15 सेंटीमीटर पर जाएगा। 15 सेंटीमीटर पर जाते ही पेशेंट को लगेगा नहीं, अब हमें यूरिन पास करना है। और अगर यही प्रेशर और ऊपर जाता है, सपोज करें 20-25, ये फीलिंग और बढ़ जाती है। जब ये फ्लिकरिंग इतनी हो जाती है कि प्रेशर 30-40 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, तो ये मसल्स पूरी तरह से कंट्रैक्ट कर जाती है और यूरिन लीक कर जाता है। रिस्क फैक्टर्स जैसे कि बताया है, रिस्क फैक्टर्स आप देख सकते हैं, सारे मेंशन है यहाँ पर। अगर एक सीक्वेंस वाइज देखें, कुछ डिजीजेस हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है, ये सेकेंडरी टू सम डिजीज़। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से कई बार यूरिन का लीकेज होता है, क्योंकि मसल्स जो होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं, और इनफैक्ट इनकी जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सो ओवरऑल अगर देखें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, ओबेसिटी, देन कुछ तरीके या कुछ टाइप के जो ब्लैडर कैंसर्स होते हैं वो भी इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। बट उसको मैं बहुत डिटेल में नहीं ब्लैडर कैंसर की तरफ जा रहा हूँ, बट ये समझने की ज़रूरत है कि कई बार ब्लैडर कैंसर सिर्फ अर्जेंसी या अर्ज इनकंटिन्यूस की तरफ प्रेजेंट करते हैं, या ओवर एक्टिव ब्लैडर की तरफ प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मीनोपॉज, बाकी प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ऐसे कंडीशंस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स मैंने बताया, अर्जेंसी क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, और अर्ज इनकंटिन्यूस किसे बोलते हैं। अच्छा, ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें कि ये फीलिंग बढ़ जाती है। जैसे कि एक इंसान पूरी तरह से नॉर्मल है, ब्लैडर स्टेबल है, बट सडनली इन सब में से कोई एक सिचुएशन आएगी तो अचानक ये कंट्रोल जो होता है और जो ब्लैडर स्टेबल होता है वो अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सीक्वेंस है, ये है जैसे कुछ एसिडिक फूड डाइट की वजह से होता है, सिट्रस फूड होते हैं उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल, कैफीन ये सब ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर डाइट में आपका रफेज या फाइबर बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसकी वजह से हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ऐसा होता है। देन एक होता है रनिंग वाटर की जो साउंड होती है, ये भी अपने आप में अर्जेंसी या अर्ज इनकंटिन्यूस या ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रिगर कर सकती है। बाथरूम को देख करके कई बार ओवर एक्टिव ब्लैडर ट्रिगर हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पर मेंशन है, इसे आप डिटेल में समझ सकते हैं। बट ओवरऑल ये कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि बाकी क्रोनिक डिजीज़ में होते हैं वैसे ही होते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इंक्रीज होना, फटीग, फीलिंग, निगेटिविटी फीलिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये हो सकती हैं। डायग्नोसिस टिपिकली क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पर होती है। इन्वेस्टिगेशन कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, यूरिन के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं,
अल्ट्रासाउंड किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और पोस्ट वायरल यूरिन के लिए किया जाता है। और इन बेसिक इन्वेस्टिगेशन से कई बार चीज़ें हमें पता चल जाती है। कई बार कुछ बहुत ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि यूरोडायनेमिक्स टेस्ट या यूरोफ्लोमेट्री, इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको डायग्नोसिस के लिए। अब आते हैं दोस्तों ब्लैडर डायरी। ये बहुत ही ज़रूरी मेंशन करना है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स को मिलती है। सो वाइडिंग डायरी या ब्लैडर डायरी बोलते हैं इसे। इसमें करते क्या है कि 24 आवर्स के लिए आप जितने भी लिक्विड ले रहे हैं, अमाउंट और टाइम, कब कब और कितना ले रहे हैं वो मेंशन करते, साथ ही सेम यूरिन में अमाउंट यूरिन का और कितने बजे टाइम, ये दोनों मेंशन करते हैं। ये 24 आवर्स के लिए ये सारा डाटा बनाया जाता है। इससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि कितने फ्रिक्वेंटली जा रही है, क्या ब्लैडर, अगर सपोज़ करिए पेशेंट बार बार जा रहा है और थोड़ा थोड़ा यूरिन पास कर रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है, ब्लैडर की कैपेसिटी कम है, 100 ml पे ही वो पास कर रहा है। सो इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अब मैनेजमेंट पर आते हैं। मैनेजमेंट में सबसे कॉमन 2 ही मैनेजमेंट होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में ब्लैडर रिलैक्सेंस होते हैं। अभी सबसे अच्छा और कॉमन ब्लैडर रिलैक्सेंस जो यूज़ होता है वो मेरा बैकग्राउंड है। एक मिरागो एक कॉमन ब्रांड है जो कॉमनली यूज़ की जाती है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसी तरह से कुछ होते हैं एंटी मस्कर्निक ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोलिफेनासिन, और इसी तरह से डेरिफेनासिन है, पेल्ट्रोडिन है। तो ये मेडिकेशंस भी ब्लैडर को रिलैक्स करती हैं। इनको एंटी मस्कर्निक ड्रग्स बोलते हैं। ये करती क्या है, बेसिकली जो यूरिन ब्लैडर की जो मसल्स होते हैं उनमें मस्कर्निक रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से मसल्स की एक्टिविटी होती है। ये एंटी मस्कर्निक उस मसल जो रिसेप्टर्स होते हैं मस्कर्निक, उनके अगेंस्ट जाकर के उन्हें बाइंड कर जाते हैं और उसे काम नहीं करने देती हैं। इसलिए मसल की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और रिलैक्स हो जाता है। अब इसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में बोटॉक्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं और इसमें आप जो मसल्स होती हैं उसमें बोटॉक्स के इंजेक्शंस आप इंजेक्ट करते हैं। फ़ायदा इसमें ये होता है कि एक बार बोटॉक्स इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद आप 6 से 9 महीने तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि आप मेडिकल ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो आपको डेली के हिसाब से मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस वो सभी डिजीज़ में जैसे होते हैं उसमें भी वैसे ही होते हैं। अब हम आते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्सरसाइजेस का रोल बहुत ज़्यादा है, बट इसके बारे में बहुत डिटेल बताने के बजाय आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। सो ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप प्लीज़ देख लेना कि कैसे कैसे ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मेंशन रही है। सो ब्लैडर ट्रेनिंग एट्सेट्रा, ये जब आप पढ़ेंगे और इसकी फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कंपेयर टू मैं अभी एक्सप्लेन करूँ। सो बाकी लिविंग विद ओवर एक्टिव ब्लैडर, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोशली कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, आप मीटिंग्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि हर जगह आपको ये डर लगता है कि पता नहीं कब ऐसा होगा कि हमें यूरिन की सेंसेशन शुरू हो जाएगी और पता नहीं हम कंट्रोल कर पाएंगे नहीं, लीकेज तो नहीं हो जाएगा, कपड़े तो नहीं ख़राब हो जाएंगे एट्सेट्रा। सो फिर आप कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे जो टिप्स दिए हैं कैसे क्या करें। इन एडजस्टमेंट्स में एक्सरसाइजेस आप रेगुलर करते रहें और उसको सिंसियरली फॉलो करें। और इसके बाद कई बार आप ऐसे कपड़े यूज़ करें जो कि ओपन करने में आसान हो, जैसे कि आपको फीलिंग हुई यूरिन पास करने की, आप फटाफट गए और आपने ओपन किया और यूरिन पास कर लिया। बट ओवरऑल ओवर एक्टिव ब्लैडर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेल्स फीमेल दोनों होती है। फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेल्स में कम होती है, बट फिर भी सिग्निफिकेंट चंक मेल्स का ये प्रॉब्लम देखता है। ज़्यादातर कंडीशंस में प्रोस्टेट पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखा गया है कि
प्रोस्टेट पेशेंट्स जो को उनको अर्जेंसी अर्जेंट कंट्री इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर का कंपोनेंट रहता है। और फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ओवर एक्टिव ब्लैडर की। बट अब हम रुकेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।